नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं एएसएन न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सर्वेश कुमार जी। इनसे हम चर्चा करेंगे देश में चल रही तमाम संगठन के बारे में कि वो कार्य कैसे करती हैं। तो आगे की चर्चा हम इन्हीं से करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से सारे संगठन कार्य कर रहे हैं। तो सर्वेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी नमस्कार। तो सर्वेश जी, पहले ये बताएं कि आप इसके राष्ट्रीय मानवाधिकार के आप उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं आप। तो इसके अलावा आप और किन पदों पे कार्य कर रहे हैं? अभी मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा संगठन भारत का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी जी। और एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन में प्रदेश कोऑर्डिनेटर मुझे नियुक्त किया गया है। ये अभी हाल ही में नियुक्त किया गया? अभी मुझे 7 दिन पहले नियुक्त किया गया है। जी जी। और दिव्यांग कल्याण परिषद में जी हमको जो है झांसी जिले का संरक्षक नियुक्त किया गया है। जी। और मैं ऑलरेडी पत्रकार हितैषी कल्याण महासंघ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ। जी। तो ये गतिविधियाँ, सामाजिक गतिविधियाँ मेरी जुड़ी हुई हैं। नहीं, हम सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है, ये आम लोगों की या कहें कि जनता की किस प्रकार से मदद करता है? देखिए सर, जैसे नाम है राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन, जी। तो ये सारे कार्य हमारे जितने भी ये सेवा से संबंधित हैं। जी। हम मानव अधिकारों की, जहाँ हनन होता है मानव अधिकारों का, वहाँ हम अपना सपोर्ट दे करके वहाँ पर जो है मानव अधिकारों की रक्षा करते हैं। और मानव अधिकारों की रक्षा करना ही मानव अधिकार है। जी। तो अभी इस संगठन का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका वो कौन है? ये पूर्व मंत्री रहे हैं जी। डॉक्टर मुन्नीलाल शर्मा जी। जी जी। ये जो है हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हैं। जी जी। और बहुत ही योग कर्मठ व्यक्ति हैं। जी। इन्होंने ही ये जिम्मेदारी हमको सौंपी है। जी। जैसे अभी आपको एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन में अभी जो पद दिया गया है, इस पद के अनुसार आपका क्या कार्य होगा उस संगठन में? ये एंटी करप्शन का जो मुझे पद दिया गया है, इसके अंतर्गत भ्रष्टाचार को कम करना, भ्रष्टाचार को ना होने देना। जहाँ पर भी भ्रष्टाचार की सूचना आए वहाँ पर आप लोगों के माध्यम से, पत्रकार साथियों के माध्यम से, अपने ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से और तमाम सामाजिक लोगों के माध्यम से, अपनी बहनों के माध्यम से, अपने संगठन की बहनों और भाइयों के माध्यम से वहाँ जाकर के उस संबंधित व्यक्ति को, जो कि वहाँ भ्रष्टाचार कर रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना और जो भी उसके वरिष्ठ अधिकारी हैं, उस अधिकारी को उससे अवगत कराना और उस भ्रष्टाचार को न होने देना, ये हमारा कर्तव्य है। जैसे एक अभी उदाहरण से समझते हैं कि आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले झांसी सदर तहसील से एक लेखपाल जी का वीडियो वायरल हुआ था और उसमें वो रिश्वत लेते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ। तो सपोज दैट कि अगर ये घटना ऐसी सामने है कि कोई रिश्वत लेते हुए मतलब अपन को जानकारी मिलती है, तो उसमें मतलब आपका एक्शन क्या होगा, आपका क्या क्या कार्य होगा उस समय? मैं तत्काल जिलाधिकारी को सूचना करूँगा जी, क्योंकि मेरा ऑर्गेनाइजेशन मुझे अधिकृत करता है कि मैं झांसी का जो जिलाधिकारी है उनको सूचना करें और वहाँ के एसपी और डीएसपी, सीओ और डीआईजी को सूचना करें, जिससे कि वह तत्काल रोक दिया जाए। जी। और इसके बाद आपका जो दिव्यांग कल्याण है, जैसे मतलब कि दिव्यांग जो अपाहिज हैं, ठीक है, किसी प्रकार से भी, तो उनकी आपका जो संगठन है उनकी मदद करता होगा, तो वो किस प्रकार से मतलब संभव हो पाता है? ये पद मुझे कल ही प्राप्त हुआ है जी। कल मुझे नियुक्ति मिली है इसमें जी। और काफ़ी दिन से प्रयासरत थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि हम दिव्यांगों की सेवा करें। हमसे बात की, आपका दिव्यांगों के प्रति कोई इंटरेस्ट, कोई रुझान है? मैंने कहा अगर कोई सेवा करने का मौका मिलता है तो मैं ज़रूर करता हूँ, और जहाँ पर भी सेवा की ज़रूरत होती है मैं सेवा भाव से कार्य करता हूँ जी। नहीं, जैसे लोगों का चयन करना पड़े, मतलब चाहे वो लोग हों, बच्चे हों, कोई भी हो जो दिव्यांग हैं, तो उनकी चयन प्रक्रिया कैसे होती है? उनको मतलब किस प्रकार से उनको दिव्यांग माना जाएगा? मुझे जो ट्रेनिंग में बताया गया है वो ये बताया गया है मीटिंग के माध्यम से कि तहसील और ब्लॉक स्तर पर दिव्यांगों की सूची होती है और उस सूची में दिव्यांगों को जो लाभ मिलना चाहिए वह लाभ उन तक कैसे पहुँचे,
इसके लिए हम वहाँ के अधिकारियों को बराबर जो है संपर्क में रहते हैं और अपनी ओर से भी नई सूचियाँ हम उनको देते हैं कि ये दिव्यांग हैं, गरीब हैं, बेसहारा हैं, इनको आप जो है कभी जैसे नेत्र से जो दिव्यांग हैं उनके लिए चश्मे की व्यवस्था, जो पैर से दिव्यांग हैं उनके लिए कृत्रिम पैर की व्यवस्था, व्हील चेयर की व्यवस्था, ई रिक्शा की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं अगर गवर्नमेंट नहीं करती है तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन से करा के और एक मीटिंग के माध्यम से, एक सम्मेलन के माध्यम से हम ऐसे लोगों को लाभान्वित कराते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो सूची है ये आपका संगठन या आप लोग ही तय करते हैं कि किनको दिव्यांग माना जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। जो मानक पर दिव्यांग है, जो सरकारी मानक दिव्यांग का है, उसी मानक के आधार पर कार्य होता है। और जो लिस्ट सरकारी लिस्ट होती है, तो गांव-गांव से जो लिस्ट बन के जाती है, उसी लिस्ट के आधार पर काम करते हैं। लेकिन जो लोग रह जाते हैं, जिन्हें लाभ नहीं मिल पाया, किसी कारणवश नहीं मिल पाया, लिस्ट में नहीं चढ़ पाया, लिस्ट पे नाम नहीं पहुंच पाया, या वो कहीं बाहर थे या किसी कारणवश कहीं तीर्थ स्थान पर गए थे, वो लौट के आते हैं, वो कहते हैं भैया हमको नहीं हो पाया, तो मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ऐसे लोगों को सुविधाएं पहुंचाता हूँ। जैसे आपको ही पता होगा कि किसी संगठन को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका भाग होता है फंड। तो ये फंड, जैसे आपके जो संगठन चल रहे हैं, इसकी व्यवस्था आप जो इसमें कार्यरत लोग हैं वो किस प्रकार करते हैं या सरकार उनकी मदद करती है? वैसे हम लोगों के जितने भी ये संगठन है, जैसे दिव्यांग वाला जो संगठन है, ये ऑर्गेनाइजेशन सरकार को एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। सरकार को बताता है कि ये दिव्यांग हैं, इनको ये सहायता पहुंचाओ। चूँकि दुनिया की इतनी सरकार ने जो है दिव्यांगों के लिए मदद भेजी है, इतनी सहायता भेजी है, एक्चुअल वो मदद, वो सहायता दिव्यांगों तक पहुंच नहीं पाती है। तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये काम करता है कि वो जो उनके नाम पर जो चीज़ आई है, उनके नाम पर जो यंत्र आया है, उनके नाम पर जो ई रिक्शा आया है, वो उन तक और उचित व्यक्ति तक पहुंच सके। जी सर, वो मैं समझ गया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे किसी भी संगठन को हमें ऑपरेट करना है तो जो उसमें लोग लगे हुए हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट होगा, थोड़ा बहुत खर्च होगा, उसकी व्यवस्था कैसे होती है? वो सरकार उसकी व्यवस्था हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारे सभी सदस्य मिल करके करते हैं। समाज से भी हम लोग जो लोग सहयोग करना चाहते हैं वह उनको भी हम लोग जोड़ते हैं। कई ऐसे लोग हैं, कई बड़े बड़े लोग हैं जो दिव्यांगों की सेवा करना चाहते हैं, तो उनको एक निष्पक्ष तरीके से एक सिस्टम के तहत उनका जो है हम लोग वो स्वीकार करते हैं दान, और उससे भी हम मदद करते हैं। अभी कुछ मौजूदा समय की या इससे थोड़े समय पहले की बात करें तो ऐसी कोई कार्य जो आपने राष्ट्रीय मानवाधिकार के तहत कुछ काम किए हों अभी? जी, मैंने बहुत सारे कार्य किए। मैंने करारी गांव में जाकर के एक शिविर लगाया था और वहाँ पर हमने करीब 7 घंटे सेवा दी। 15 डॉक्टर की टीम गई थी। 15 डॉक्टर की टीम गई वहाँ पूरे करारी गांव में, एक एक व्यक्ति को जो वहाँ बीमार था उसको इलाज दिया, उसको जो है परीक्षण किया, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसको हम 7 दिन से लेकर 10 दिन की दवा फ्री वितरण करके ना आए हों। यह मानव अधिकार सेवा संगठन के द्वारा किया गया कार्य। इस प्रकार के कार्य होते रहते हैं। इस प्रकार के कार्य मानव अधिकार सेवा संगठन में होते रहते हैं। नहीं, अभी चर्चाओं के दौरान पता चला था कि आपने अपने घर में मतलब एक गरीब कन्या की शादी का फ्री में उपलब्ध प्रबंध करवाया था जगह का। ऐसा हुआ, मुझे सुबह 7 बजे तक उस दिन ये पता नहीं था कि मेरे हाथों से एक नेक कार्य होने जा रहा है। नागपुर से एक ब्राह्मण परिवार आया था, तो उनकी शादी की व्यवस्था वहाँ सूती मिल वाले स्कूल में थी, लेकिन वहाँ के गार्ड ने बहुत गलत तरीके से उनके पंडाल वंडाल उखड़वा दिए, उनके खाने की व्यवस्था सब फिकवा दी। तो बेचारे परेशान थे, बाहर से आए थे और थोड़ा वो सामान परिवार से भी थे, गरीब भी थे, तो बेचारे इधर उधर भटक रहे थे। किसी ने बता दिया कि यहाँ पर जो है सर्वेश पटेल जी हैं और वो जो है समाज सेवा का कार्य करते हैं। हमारे पास आ गए, बेचारे पूरी गाड़ी भर के हमारे पास आ गए। तो मैंने कहा भाई इतने जल्दी हम कोई आपको गेस्ट हाउस तो उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, लेकिन आपको अगर पसंद आ जाए तो मेरा नया घर बना हुआ था बगल में, तो मैंने वो घर की चाबी उनको दे दी, खुलवाया। उन्होंने देखा कि बढ़िया व्यवस्था थी, तो उन्होंने कहा सर क्या लेंगे आप? तो मैंने कहा आप अपनी बेटी का जो है मंडप मेरे घर में गाड़ दीजिए, यही हमारा घर शुद्ध हो जाएगा, बस यही हम आपसे लेंगे और मुझे आपसे धन के रूप में कुछ नहीं चाहिए। फिर वो जो है पूरी शादी यहीं से संपन्न हुई।
बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और हम सब परिवार ने मिलकर के उसमें पूरा सहयोग किया। जी, चर्चा अब अंतिम पड़ाव की ओर है, तो हम इससे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि आप सरकार से कोई आपकी अपील है या जनता से कुछ आप कहना चाहते हैं? देखिए, जनता के लिए तो मैं काम ही करता हूँ जी। मेरा काम ही समाज सेवा है। जनता के लिए मैं काम करता हूँ, जनता के लिए मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हुए हैं। मैंने एक बैनर लगा रखा था, अभी ये हवा से उड़ गया है। जी। उसमें यही है कि आप जो है जो भी उत्पीड़न किसी तरह का है आप मुझको सूचना करें। मानव अधिकार के तहत आपका उत्पीड़न तत्काल समाप्त किया जाएगा। संबंधित अधिकारी को सूचना दी जाएगी। अधिकारी नहीं सुनेगा तो मानव अधिकार आप समझते हैं, ये जो मानव अधिकार है इसकी पहुंच सीधी राष्ट्रपति और राज्यपाल तक होती है। जी। हमको किसी जो है नेता के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे एक फ़ोन पर राष्ट्रपति और राज्यपाल हमारी बात को सुनते हैं, क्योंकि हम लोग सामाजिक कार्य करते हैं। तो ऐसे उत्पीड़न को रोकने के लिए मानव अधिकार काम करता है। सरकार से कुछ? सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि निष्पक्ष तरीके से कार्य होना चाहिए और सूचीबद्ध कार्य होना चाहिए। जैसे आजकल लाइट की कटौती होने लगी है, ये ठीक नहीं है। चुनाव से पहले ये हमारे वादे किए गए थे कि लाइट की कोई कटौती नहीं होगी, लाइट भरपूर मिलेगी। तो जहाँ जहाँ इकाइयाँ ख़राब हो रही हैं उनको ठीक करना चाहिए। लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, जहाँ सड़कें नहीं और सड़कों का निर्माण होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जनप्रतिनिधि हैं जी। उनको जब भी वो क्षेत्र में आए उनको एक राउंड, एक चक्कर अपने क्षेत्र में ज़रूर लगाना चाहिए। गरीबों की फरियाद को सुनना चाहिए। घर बैठकर जो लोग फरियाद सुनते हैं उनके पास पूरी फरियादें नहीं पहुंचती हैं। तो ऐसे लोगों को, जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र में घूमना चाहिए, जाना चाहिए। जैसे हमारे यशस्वी विधायक रवि शर्मा जी हैं, वह तो जो है क्षेत्र में घूमते भी हैं, अपने यहाँ चौपाल भी लगाते हैं। लेकिन हम उनसे भी ये कहना चाहेंगे कि एक बार उनको भी अपने क्षेत्र में घूम करके, भ्रमण करके गरीबों की बात को सुनना चाहिए। जी। तो आप हमारे साथ मौजूद थे चर्चा के लिए सर्वेश कुमार जी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और तमाम संगठनों के साथ कार्य कर रहे हैं देश की जनता के लिए। तो आप अपनी राय चर्चा के दौरान, आप जो भी चर्चा आपने देखी, अपनी राय देना चाहते हैं कमेंट माध्यम से आप दे सकते हैं, या सर्वेश जी से आप कुछ पूछना चाहते हैं तब भी आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। जी सर। और अंत में मैं अपने मीडिया के साथियों को और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ पर आए और आकर के आपने जो हमारे सामाजिक कार्य उनके बारे में जानकारी ली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, धन्यवाद। तो चर्चा के दौरान आप भी जो अपने विचार हैं, आप पूछना चाहते हैं, कोई भी आपका प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे आपका जवाब देने की। तो धन्यवाद।